प्रेजेंटिंग द मिडनाइट स्काई। ये कहानी है 2049 की, यानी कि आज से काफी साल आगे की। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है ये धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची होती, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट इंसानों के लिए बिल्कुल खत्म हो गया होता है, जिसकी वजह से धरती के सारे इंसान इसे छोड़कर दूसरे प्लेनेट जा चुके होते हैं। और इसके बाद हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें धरती के आखिरी बचे लोग उसमें जा रहे होते हैं। असल में ये लोग साइंटिस्ट होते हैं जो आखिरी तक इसलिए रुके होते हैं क्योंकि वो शायद पृथ्वी की कंडीशन में कुछ सुधार कर पाए। इसलिए जब इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अब सभी पृथ्वी छोड़कर दूसरे प्लेनेट चले जाएंगे। इसी बीच हमें मूवी के मेन कैरेक्टर अगस्टिन को दिखाया जाता है जो एक महान साइंटिस्ट होते हैं जो कि अब बुजुर्ग हो गए होते हैं और वो अपना आखिरी वक्त यहीं रहकर बिताना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों उनको कैंसर होता है क्योंकि उनकी मौत का वक्त बहुत नजदीक होता है, इसलिए वे पृथ्वी को छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। अगस्टिन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं और उनके पास किसी भी चीजों की कमी नहीं रहती। वे फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वे साइंटिस्ट हैं तो उन्हें अच्छा खासा मेडिकल नॉलेज भी होता है, इसलिए वे अपने कैंसर का इलाज भी खुद ही कर रहे होते हैं। उनके सभी साथी पृथ्वी छोड़कर चले गए होते हैं और वे अकेले ही अपने जीवन का सफर जीना शुरू कर देते हैं। कट करके हमें अगस्टिन की पास्ट लाइफ के सीन्स दिखाए जाते हैं। जब वे एक यंग साइंटिस्ट थे तब उन्होंने इन सब चीजों की शुरुआत की थी। वे एक ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं और उन्होंने एक प्लेनेट की खोज की थी जो कि हूबहू पृथ्वी जैसा ही हैबिटेबल प्लेनेट होता है, और उसी प्लेनेट को अपने एक सेमिनार में लोगों को उसकी सारी जानकारी बताते हैं। और इसी इवेंट की खुशी में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है जिसमें उनसे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम जीन होता है। और पहली नजर में अगस्टिन को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दिन महीने और महीने साल में बदल जाते हैं। धीरे धीरे जीन को ये एहसास होने लगता है कि अगस्टिन उससे ज्यादा अपने काम को महत्व देता है, लेकिन अगस्टिन भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने काम के कारण उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का भी ध्यान नहीं रहता था। दरअसल वो उसे टाइम नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से इनमें दूरियां बढ़ गई और जिन डिसाइड करती है कि वो अब साथ नहीं रहना चाहती और डाइवोर्स ले लेती है। कट करके फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जिसमें अगस्टिन अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके सिस्टम पर एक मैसेज आता है जिसमें एक स्पेसशिप उनसे कनेक्ट हो रहा होता है। उस स्पेसशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और क्रू मेंबर्स की डिटेल कंप्यूटर पर ओपन हो जाती है। दरअसल ये स्पेसशिप अगस्टिन की कंपनी का ही होता है जो कि एक खास मिशन के लिए ही स्पेस में भेजा गया था, जिसका मकसद था प्लेनेट K-22 पर जीवन की खोज करना। दरअसल ये वही प्लेनेट है जिसके बारे में सालों पहले पास्ट में अगस्टिन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था। इस स्पेसशिप को लगभग 6 साल पहले K-22 प्लेनेट के लिए भेजा गया था और वहाँ सभी अपनी सारी रिसर्च करने के बाद अर्थ के लिए वापस निकले हैं। काफी प्रयासों के बाद पृथ्वी से संपर्क न होने की वजह से अब ये सभी नहीं जानते कि पृथ्वी का एनवायरमेंट अभी कैसा है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि सारी मानव जाति अब पृथ्वी को छोड़कर चली गई है। इन सब से अनजान ये सभी अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि अगस्टिन अपनी इस बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं कर पा रहे, इसलिए कंप्यूटर की मदद से वो इस स्पेसशिप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर उन्हें सब याद आने लगता है। वो जान लेते हैं कि स्पेसशिप तो उन्हीं के द्वारा बनाया और भेजा गया था। अगस्टिन मन ही मन उनकी हर संभव मदद करना चाहते थे। फिर कट करके हमें स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके अंदर पूरा क्रू मौजूद होता है। वे 5 लोग होते हैं जिसमें मेन कैरेक्टर है एरिस सैली, कमांडर एंड्रू और 3 लोग जो कि क्रू का हिस्सा हैं। ये लोग कई दिनों से पृथ्वी से संपर्क करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। पर अब फाइनली उनका संपर्क अगस्टिन से हो जाता है और थोड़ी देर बाद संपर्क टूट जाता है और अगला मैसेज 11 घंटों के बाद ही सेंड या रिसीव हो पाएगा, क्योंकि अगस्टिन के पास वाली जो एंटीना होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती और उसमें कुछ खराबी भी होती है। पर तभी उनके किचन में अचानक आग लग जाती है और वो उस आग को जैसे तैसे बुझा देते हैं। तभी उनकी नजर नीचे बैठी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। उसे देखकर वो बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो कहता है आखिर वो बच्ची वहाँ आई कैसे। अगस्टिन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बच्ची कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। तभी वो कोशिश करता रहता है ताकि वो पता लगा सके कि ये बच्ची यहाँ पर कैसे रह गई। तभी वो नोटिस करता है कि वो बच्ची बोल नहीं सकती। तब वो उस बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर देता है। वो देखता है कि बच्ची ड्राइंग के थ्रू उसे कुछ कह रही है। तभी वो बच्ची अपना नाम बताती है। उसका नाम आयरिश होता है। तभी अगस्टिन को मालूम पड़ता है कि 11 घंटे पूरे हो चुके हैं और वो अपना मैसेज कहीं भी भेज सकता है। वो दूसरे स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो सिग्नल ही नहीं थे, इसलिए इतने दिनों से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगस्टिन ये सोचता है कि इतने दिनों तक इंतजार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना खराब है कि वो बच्ची वहाँ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वो प्लान करता है कि वो एंटीना ठीक करेगा। वो वहाँ जाता है और एंटीना ठीक करने की कोशिश करता है। वो इतनी बड़ी थी कि उसे और साथियों की जरूरत थी, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। अब अगस्टिन सोचता है कि अब कोई ना कोई दूसरा सोल्यूशन तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मन ही मन वो उस बच्ची को जल्दी बचाना चाहता है। अब धीरे धीरे उन दोनों में भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब अगस्टिन को कैंसर होने
के कारण उसे अपना इलाज भी खुद ही करना पड़ता है। अब उसके दिमाग में एक और एंटीना का ध्यान आता है, पर वो एंटीना इतनी दूर होती है कि वहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा, क्योंकि अर्थ का पर्यावरण अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे जो कैंसर हुआ होता है वो भी उसी के कारण होता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी उस एंटीना तक जाएगा और स्पेसशिप वालों से कांटेक्ट करेगा ताकि वो इस बच्ची को यहाँ से ले जाए, ये सोचता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब वो सुबह का इंतजार करता है और वो डिसाइड करता है कि वो आयरिश को भी साथ ले जाएगा, क्योंकि रास्ता इतना खराब होता है और बहुत लंबा भी, इसलिए उसे पता नहीं रहता कि वो कब लौटेगा। इसलिए वो अपने साथ सारे सर्वाइवल वाले सामान जैसे ऑक्सीजन, कुछ गर्म कपड़े इत्यादि साथ ले जाता है। कुछ आगे तक जाने के बाद एक जगह पर वो रेस्ट करते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो जहाँ रुके होते हैं वहाँ की बर्फ टूटने लगती है और ये दोनों डूबने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो बच्ची को बाहर निकालने में सफल रहता है और खुद भी बाहर आ जाता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन इनका सारा जरूरी सामान पानी में ही डूब जाता है। अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो जान बचाए या सामान। वो बच्ची के लिए सब कुछ वहीं छोड़ देता है। अब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उनका सारा सामान और जिससे वो यहाँ तक आए थे वो सब कुछ छोड़ वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। अगस्त्यन एक कैंसर पेशेंट था और उनके साथ में वो बच्ची भी थी, इसलिए वो चलते चलते इतना थक जाते हैं कि उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे कि अचानक से वो बर्फीला तूफान तेज हो जाता है, इसलिए आसपास देखना भी मुश्किल हो जाता है। उनके चारों तरफ तेज हवाएं और बर्फी बर्फ बरस रही होती है। तभी अचानक से आयरिश का हाथ अगस्त्यन से छूट जाता है। तूफान इतना तेज होता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आयरिश एकदम से गायब हो जाती है। वो उसे ढूंढने का जी जान से प्रयास कर रहा होता है कि तभी उसे आयरिश मिल जाती है। तब अगस्त्यन की जी में जान आ जाती है। अब वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं जिसकी अगस्त्यन को तलाश थी। अब हमें स्पेसशिप के अंदर क्रू को दिखाया जाता है जो कि शिप की डायरेक्शन का आकलन कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अपना रास्ता भटक चुके हैं और वो दूसरे रास्ते में जा रहे होते हैं। बस ये सिर्फ आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या है और क्या होगा, और साथ ही साथ पृथ्वी से लगातार संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे थे। अब दिखाते हैं कि अगस्त्यन उस दूसरी एंटीना स्पॉट तक पहुंच के सीधा स्पेसशिप से कांटेक्ट कर लेता है, जिसे शिप में बैठी आयरिश सुन लेती है और अगस्त्यन अर्थ के बारे में इन्हें बता ही रहा होता है कि इनका संपर्क फिर से टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में कोई तूफान आया होता है, लेकिन आयरिश ये ठान लेती है कि वो पृथ्वी से कनेक्ट होकर रहेगी। अब तूफान की वजह से इनके स्पेसशिप में खराबी आ जाती है और इनकी एंटीना को भी नुकसान हुआ है। वो इसे ठीक करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था क्योंकि बाहर तूफान अभी थमा नहीं था। तब भी वो बाहर जाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद ये उसे ठीक कर ही देते हैं, लेकिन अचानक से एक एस्टेरॉइड आकर टकरा जाता है जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उनके एक साथी की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे इन सभी को बहुत बुरा लगता है और निराशा इनके मन में आ जाती है। आयरिश फिर से अर्थ से संपर्क करने की कोशिश करती है और इस बार अगस्त्यन से कांटेक्ट कर लेती है और उससे बात करती है। अगस्त्यन उसे बताता है कि अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची, यहाँ हर जगह खतरा है और यहाँ के सारे इंसान अर्थ को छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए तुम सभी यहाँ मत आओ और वापस के 23 प्लेनेट पर ही चले जाओ, वहाँ तुम आराम से रह सकते हो। लेकिन आयरिश उसे बताती है कि वे अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो रास्ता भटक चुके हैं। इसी पे अगस्त्यन उन्हें फिर से रास्ता बताता है और कहता है कि तुम्हें K23 प्लेनेट ही जाना चाहिए। अब ये सभी बातें सुनकर वहाँ पे सभी परेशान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता कि अर्थ अब रहने लायक नहीं बची। उनके क्रू मेंबर्स में से तो 2 लोग इस बात से इनकार भी कर देते हैं और उनको तो अर्थ पर ही जाना था। इस स्पेसशिप में एक मेंबर को अर्थ पर इसलिए जाना था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बीवी अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी। अगस्त्यन उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अब अर्थ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है और जो वहाँ बचे थे वो सब मारे जा चुके हैं। तब वो मेंबर कहता है अगर मेरी बीवी मर भी चुकी है तब भी मैं उसे खोजने अर्थ पर आऊंगा। इसलिए वो नीचे अर्थ पर जाने का डिसाइड करता है और एक स्पेस सूट पहनकर एक छोटी स्पेसशिप को लेकर जाने के लिए निकल जाता है। उसे ये पता होता है कि वो अर्थ पर जाने के बाद वापस नहीं आ सकता, लेकिन तब भी वो आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद अगस्त्यन और आयरिश वापस से बातें करना शुरू करते हैं। आयरिश कहती है कि उसकी जिंदगी का ये पल शानदार है कि वो उससे बात कर रही। वो अगस्त्यन को बताती है कि वे उसके आइडियल हैं जिनको देखकर ही वो एस्ट्रोनॉट बनी है और ऐसे बातों बातों में वो अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो भी उनकी कितनी बड़ी फैन थी। इसके बाद अगस्त्यन उसकी मॉम के बारे में और पूछता है तो आयरिश उसे उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बताने लगती है। अगस्त्यन उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वो उसकी बेटी है और आयरिश अपना नाम भी पूरा बता देती है और आयरिश नाम सुनने के बाद उसे वो छोटी बच्ची याद आती है। तो भागते हुए वो छोटी बच्ची के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि आयरिश नाम की कोई बच्ची थी ही नहीं। ये अगस्त्यन का वहम था कि उसे वो बच्ची दिख रही थी। दरअसल अगस्त्यन की बीमारी की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसके दिमाग को ये ध्यान तो था कि उसे अपनी बच्ची को बचाना है, तभी उसके ख्यालों में वो बच्ची
दिखाई दे रही थी। दरअसल ये बच्ची उसकी जिंदगी की वजह थी, क्योंकि अगस्त्यन अपनी बेटी की वजह से ही जिंदा था और वो हमेशा इसी काम में लगा रहता था कि वो और उसकी वाइफ K23 प्लेनेट पर जाएं और उसकी बेटी हमेशा के लिए सेफ रहे। लेकिन जब अगस्त्यन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके दिमाग से ये बातें भी भूलने लगी, तो उसने उस बच्ची को ख्याल बनाया ताकि वो उसकी वजह से जिंदा रह सके जब तक वो अपनी बच्ची को उस प्लेनेट तक नहीं ले जाए। और इसीलिए वो उस प्लेनेट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन रखता था। लेकिन यहाँ पर वो आयरिश को ये बात नहीं बताता कि वो उसका पिता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर वो आयरिश को ये बात बता देगा तो शायद वो उसे लेने के लिए दोबारा अर्थ पर आए, और वो ऐसा नहीं चाहता था। यहाँ पर अगस्त्यन अपनी बेटी से बात करना चाहता था तो वो उसे कहता है K23 प्लेनेट कैसा है। तब आयरिश उसे सब कुछ बता देती है और K23 प्लेनेट के बारे में सुनकर अगस्त्यन बहुत खुश होता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। और इसी के साथ आयरिश अपनी क्रू के साथ K23 प्लेनेट की तरफ रवाना होना शुरू कर देती है और वो कहती है K23 पर लाइफ पॉसिबल है और जितने भी लोग लाइफ ढूंढने के लिए अलग अलग प्लेनेट पर गए हैं वो इस प्लेनेट पर आ जाएं। और हम फिर से अगस्त्यन को देखते हैं जो कि आसमान के नीचे खड़ा होता है और वो बिल्कुल ही बेखौफ होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है और अगर वो अब मर भी जाए तो उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये हमारे चैनल पर पहला वीडियो है। आपके प्यार और सपोर्ट की उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।